दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जुगल किशोर आज आपका अपना YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अब ठीक होंगे। दोस्तों आपसे एक ही अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है, मेहरबानी जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी पत्नी और अपनी ही बेटियों का कत्ल किया, सिर्फ इसलिए कि वह उनका पालन पोषण नहीं कर सकता था। अब आप ही बताएं कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी ही छोटी बेटी को मरना, अपनी पत्नी को इस बेहराम तरीके से मरना कहाँ तक सही है। किसी से छुटकारा पाने का तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे इंसान से बचकर रहना चाहिए। रेशमा नहीं जानती थी कि जिस इंसान से वे प्यार करती है वही उसकी जान ले लेगा। तलाकशुदा रेशमा के साथ हसीन लिव इन रिलेशन में रहकर खुश था। रेशमा को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। लोगों ने कहा कि गली के कोने में जो कचरा पड़ा है वहां से दुर्गंध आ रही है। पहले तो लोगों ने हल्के में लिया, मगर बाद में 2 दिन बाद लोगों का उस रास्ते से चलना फिरना मुश्किल हो गया। लोगों ने पुलिस को बुलाया। इसी दौरान एक दिन कूड़े के ढेर पर रेशमा और उसकी दोनों बेटियों की लाशें मिलीं। आखिर किसने कर दी इन तीनों की हत्या? पुलिस ने भी महसूस किया कि दुर्गंध कूड़े के ढेर से ही आ रही है। पुलिस वाले वहां जांच पड़ताल करने लगे। उनकी नजर पास में पड़े 2 प्लास्टिक के थैलों पर गई। निश्चित तौर पर दुर्गंध उन्हीं से आ रही थी। उनकी जांच की गई तो उनमें 2 बच्चों की सड़ी लाशें थीं। पुलिस वालों का माथा ठनका। वे आसपास और भी सघनता से जांच पड़ताल करने लगे। उन्हें वहीं कूड़े के ढेर में फोम के गदा से ढंका एक महिला का शव भी मिला। महिला समेत 2 बच्चों की लाशें मिलने पर पुलिस महकमे से लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटनास्थल पर देहरादून की कोतवाली पटेल नगर के कई पुलिसकर्मी पहुंच चुके थे। उनमें कोतवाल कमल कुमार लुंठी भी थे। उन्होंने इसकी सूचना एसएसपी देहरादून अजय सिंह समेत सीओ अनिल कुमार जोशी को दे दी थी। वहां आने वाले पुलिस अधिकारियों में एसआई मनमोहन नेगी भी थे। नेगी और लुंठी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के दौरान पाया कि इस इलाके में आम लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। लाशें ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के थैले में डालकर लाई गई थीं। पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर 25 जून 2025 को शाम के समय एक सूखे नाले के पास की सड़क पर गुजरते हुए लोग बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। कारण वहां फैली तेज दुर्गंध थी। लोग परेशान थे। हर कोई पहले इधर उधर नजर दौड़ाता था, फिर नाक मुंह बंद कर कूड़े के ढेर के पास पहुंचकर तेजी से आगे बढ़ जाता था। उस सड़क पर वैसे तो कारें व बाइक तेजी से गुजर रही थीं, मगर पैदल चलने वाले कुछ लोगों ने महसूस किया कि दुर्गंध कूड़े के ढेर से आ रही है। वह सड़क जंगली क्षेत्र से गुजरती है, जहां अक्सर जंगली जानवर, गुलदार, आवारा कुत्तों के अलावा जहरीले सांप भी घूमते रहते थे। उस रोज इस क्षेत्र में फैली दुर्गंध असहनीय हो गई थी। वहां से गुजरने वाले लोगों को सांस लेनी दूभर हो गई थी। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना फोन द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना पाते ही पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। कूड़े के ढेर पर एक महिला व 2 बच्चियों के शव मिले। घटनास्थल का निरीक्षण करने के दौरान ही सूचना मिलने पर सीओ अनिल कुमार जोशी, फील्ड यूनिट टीम, पुलिस चौकी आईएसबीटी प्रभारी विजय प्रताप राही तथा एसओजी प्रभारी चंद्रभान अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे। सभी ने घटनास्थल की गहनता से जांच पड़ताल की। जांच की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों से शवों की शिनाख्त कराने की कोशिश की, किंतु उनकी पहचान नहीं हो पाई। लाशों की हालत देखकर इतना तो तय था कि उनकी हत्या कहीं और की गई थी। अंत में तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बस के टिकटों से कैसे आगे बढ़ी जांच? इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसओजी प्रभारी चंद्रभान अधिकारी की टीम को भी पटेल नगर पुलिस के साथ लगा दिया गया। लाशें जिस ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के थैले में मिली थीं, पुलिस उस कुरियर कंपनी के ऑफिस गई, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस टीमों ने आसपास के थानों समेत सीमावर्ती जिलों सहारनपुर, बिजनौर व मुजफ्फरनगर जिले के थानों से संपर्क कर महिला और 2 लड़कियों के लापता होने की भी जानकारियां जुटाने की शुरुआत कर दी। बरामद लाश वाले थैले में ही महिला और बच्चों के कपड़े समेत अन्य सामान भी था। उसी के अंदर बैंगनी रंग का एक छोटा पर्स भी था। पर्स में नेहटौर, बिजनौर से देहरादून की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस का टिकट मिला। टिकट एक बालिगा और एक नाबालिग का था। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के टिकट के आधार पर पुलिस ने पहले बस का पता लगाया और फिर उस बस के कंडक्टर व ड्राइवर से पूछताछ की तो पता चला कि मिले शव का हुलिया उन यात्रियों से मेल खाता है जो वारदात वाले दिन बस से बिजनौर से देहरादून आए थे।
घटनास्थल के पास स्थित टिम्बर फैक्ट्री में पुलिस को कुरियर कंपनी का वैसा ही नीले रंग का बैग मिला जैसा बरामद लाश वाला बैग था। इस बारे में पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की। उनसे मिली जानकारियों में एक अहम जानकारी वहां काम करने वाले एक कर्मचारी हसीन के बारे में भी थी। वह नेहटौर का रहने वाला था। उसके नेहटौर से होने के बारे में सुनते ही पूछताछ कर रही पुलिस चौंक गई। उन्हें पर्स से मिला टिकट भी नेहटौर से था। इसके बाद पुलिस नेहटौर पहुंची और जांच की कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं। हसीन के इस हत्याकांड से जुड़े होने का संदेह तब और गहरा हो गया जब महिला का शव फैक्ट्री में रखे फोम के गद्दे में पैक होने का सबूत मिला। वह कूड़े के ढेर में दबा दिया गया था। दोनों लड़कियों के शव बैग में कूड़े के ढेर पर फेंके गए थे, जो पहले दिन ही मिल गए थे, जबकि महिला का शव अगले दिन मिला था। लड़कियों की लाशें 25 जून 2024 की शाम को बरामद हुई थीं। इसके करीब 18 घंटे बाद अगले रोज दोपहर महिला का शव मिला था। लगातार दूसरे दिन शव मिलने के बाद पुलिस की जांच में और तेजी आ गई थी। जांच आगे बढ़ाई गई। आसपास के जिले सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुड़की आदि स्थानों पर महिला और बच्चों की गुमशुदगी का पता लगाया गया। 26 जून 2024 को एसओजी टीम को बिजनौर जिले के अंतर्गत नेहटौर थाने से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। थाने में एक महिला की 2 बच्चियों समेत गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इस सूचना पर एसओजी प्रभारी चंद्रभान अधिकारी और मनमोहन नेगी नेहटौर गए। उन्होंने वहां जाकर लापता महिला उसकी दोनों बच्चियों की तस्वीरें देखीं। मृतकों की ऐसे हुई शिनाख्त। तीनों तस्वीरें देहरादून से बरामद लाशों से मेल खा रही थीं। तस्वीरों की पहचान से उनके नाम, पहचान और पत्ते की जानकारी हो गई। महिला का नाम रेशमा था, जो मुस्लिम समाज की एक तलाकशुदा महिला थी। उसके बाद बीते कई सालों से हसीन के साथ देहरादून के बड्डोवाला इलाके में रह रही थी। उनके बीच लिव इन रिलेशन थे। जब वह हसीन के साथ आई थी तब वह एक बच्ची की मां थी, किंतु 3 साल पहले उसने हसीन से एक बच्ची को जन्म दिया था। इस तरह वह 2 बेटियों की मां बन गई थी। रेशमा के मायके में सभी उनके बीच लिव इन के बारे में जानते थे। वे हसीन को भी जानते थे, जो बड़ोवाला देहरादून की एक टिम्बर फैक्ट्री में नौकरी करता है। पुलिस को रेशमा, उसके बच्चे, तलाकशुदा जिंदगी और हसीन के साथ प्रेम संबंध के बारे में कई जानकारियां मिल गई थीं। अब तलाश हसीन की थी। पुलिस टीम वापस देहरादून लौट आई। एसएसआई मनमोहन नेगी 27 जून को बड़ोवाला स्थित टिम्बर फैक्ट्री गए। हसीन वहां मिल गया। पुलिस को देखते ही हसीन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने सहज बनने की भरसक कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर डर गया। नेगी उससे पूछताछ के लिए कोतवाली पटेल नगर ले आए। कोतवाली में जब सीओ अनिल जोशी और कोतवाल कमल कुमार लुंठी ने हसीन से रेशमा व उसकी बेटियों की हत्या के मामले में पूछताछ शुरू की, तब वे इस बारे में अनजान बनने लगा। उसने सिरे से नकार दिया कि उसे तीनों की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हसीन को नेगी अलग कमरे में ले गए। उससे सख्त लहजे में तीनों की हत्या की सच्चाई पूछी। नेगी ने सीधा सवाल किया, तुमने अपनी प्रेमिका के साथ बच्चों को क्यों मारा? इस पर हसीन चुप्पी साध गया। इस पर उन्होंने लिव इन रिलेशन के कानूनी दुष्परिणामों के बारे में भी कहा। डांटते हुए रेशमा के मायके वालों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर सजा मिलने की बात कही। नेगी की इस सख्ती का असर हुआ और वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया। करीब 5 मिनट की चुप्पी के बाद हसीन ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि रेशमा और बच्चों को उसने मारा है। इसकी उसने माफी मांगते हुए पूरे घटना के पीछे के कारण के बारे में जो कुछ बताया वह इस प्रकार है। तलाकशुदा रेशमा की शुरू हुई नई प्रेम कहानी। हसीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नेहटौर थाने के अंतर्गत फरीदपुर गांव का रहने वाला था। कई सालों से वह देहरादून के मोहल्ला ब्रह्मपुरी पटेल नगर में रहते हुए बड़ोवाला स्थित टिम्बर फैक्ट्री में नौकरी करता था। करीब 2 साल पहले रेशमा की हसीन से मुलाकात हुई थी। उसे पति तलाक दे चुका था। वह 14 वर्षीय एक बेटी की मां थी, लेकिन दिखने में बला की सुंदर और कमसिन जैसी थी। पहली मुलाकात में ही रेशमा ने उसे अपनी घरेलू परेशानी बताते हुए आजीविका की समस्या के लिए मदद मांगी। हसीन उसकी हर संभव मदद के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोनों की फोन पर बातें होने लगीं। धीरे धीरे ये बातें मोहब्बत में बदल गईं। जल्द ही दोनों एकांत जगहों पर मिलने जुलने लगे। हसीन उसके लिए छुट्टी लेकर बार बार नेहटौर जाने लगा, जहां उसका मायका था। हसीन उसके घर वालों से भी मिला और उसने रेशमा के प्रति हमदर्दी जताई।
रेशमा बला की सुंदर थी। वह उसकी जवानी पर मोहित हो गया था, इसलिए उसे पैसे की मदद करने लगा। जल्द ही दोनों के बीच प्रेम संबंध गहरे हो गए। दोनों ने लिव इन रिलेशन में रहना भी शुरू कर दिया। 1 साल कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इसी दौरान रेशमा गर्भवती हो गई। रेशमा ने राजी खुशी के साथ एक बच्ची को जन्म दिया। हसीन ने भी उसके मां बनने पर खुशी जाहिर की और दोनों ने मिलकर उसका नाम आयशा रखा। आयशा 8 माह की हो गई थी। हसीन ने उसे नेहटौर में किराए के मकान में रख दिया। हसीन वहीं आता था और कुछ दिन रहकर देहरादून लौट जाता था। एक दिन रेशमा ने देहरादून में ही साथ रहने की जिद की। हसीन नहीं चाहता था कि रेशमा अपने बच्चों के साथ देहरादून में रहे। वह उसकी इस बात को महीनों से टाल रहा था, जबकि रेशमा बार बार यही जिद कर रही थी। फोन पर बात होती थी तब, और जब हसीन सामने होता था तब रेशमा तोते की तरह रटने लगती थी। मुझे देहरादून में ही साथ रहना है, वहीं कमरा लेकर साथ रहेंगे, वहीं पर मैं भी कुछ काम करूंगी। जून के महीने में एक रोज हसीन नेहटौर आया था। उसके कदम कमरे की चौखट के भीतर पड़ते ही रेशमा उस पर बरस पड़ी। तुमने हमें 2 से 2 बेटियों के साथ यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। छोटी बेटी को कैसे संभालती हूँ मैं ही जानती हूँ। हमें आज ही देहरादून ले चलो, यहाँ नहीं रहेंगे। अरे तसल्ली रखो, मैं वहाँ कमरा देख रहा हूँ, सस्ता नहीं मिल रहा है, महंगाई है, शहर भी महंगा है। हसीन ने समझाने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैं वह सब नहीं जानती हूँ, यहाँ अब नहीं रह सकती। मोहल्ले वाले अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। रेशमा बोली, हाँ अबू, लोग हमसे भी आपके बारे में पूछते हैं। बड़ी बेटी भी बोली, ठीक है, देहरादून जाकर बात करता हूँ। उस रोज हसीन ने किसी तरह माँ बेटी को समझा बुझाकर शांत किया। वह उलटे पैर वापस देहरादून लौट आया। रास्ते भर सोचता कि वह रेशमा को कैसे देहरादून में रख पाएगा, उसका खर्च कैसे जुटा पाएगा, खर्चीली रेशमा के इंगरे कैसे उठाएगा। ऊपर से जवान होने को आई रेशमा की बेटी के देखभाल की जिम्मेदारी और आ गई थी। उसे पता था कि देहरादून में किराए के कमरे काफी महंगे हैं। यदि वह रेशमा को नेहटौर से देहरादून ले आता तो फैक्ट्री के वेतन से उसका खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन इसी उधेड़-बुन में निकल गए, जबकि इस बारे में रेशमा हसीन को लगातार फोन करती रही। उस पर देहरादून में कमरा लेकर साथ रखने का दबाव बनाती रही। आखिर में तंग आकर उसने रेशमा को बेटियों समेत देहरादून बुलवा लिया। काश रेशमा जिद पर न अड़ी होती। इस सूचना को पाते ही रेशमा अपनी बेटियों आयत व आयशा को साथ लेकर 23 जून 2024 को बस द्वारा नेहटौर से देहरादून के ISBT बस अड्डे पर पहुंच गई। उन्हें वहीं हसीन मिल गया। वह अपनी बाइक लेकर आया था। वह तीनों को अपनी बाइक UP-VE 9915 पर बिठाकर अपनी फैक्ट्री में ले आया। तब तक शाम का अंधेरा गहरा चुका था। वहीं उसने तीनों को एक कोने में खाना खिलाकर सुला दिया। जब तीनों गहरी नींद में सो गए तब उसने पहले रेशमा का गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद आयत व आयशा का मुंह और गला दबाकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह तीनों को गला घोंटकर मार देने के बाद हसीन के सामने बड़ी समस्या तीनों शवों को ठिकाने लगाने की आ गई थी। हालांकि उसका उपाय भी उसने निकाल रखा था। इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। वह जहां काम करता था वह एक सोफा फैक्ट्री थी। उसके पीछे जंगल था। वहां पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर थे। हसीन ने दोनों लड़कियों की पहचान छिपाने के लिए उनके कपड़े उतार दिए थे। फिर उसने ब्लू डार्ट कुरियर के बैंगों में उनके शव को डाल दिया था। इसके बाद उसने उसे फैक्ट्री के पीछे के कूड़े के ढेर में फेंक आया। रेशमा की लाश को उसने फोम में लपेटकर कूड़े के नीचे दबा दी थी। बाद में हसीन ने रेशमा का मोबाइल और उसके नेहटौर स्थित घर की चाबी अपने पास रख ली थी। उसके जेवर, उसके घर की चाबी तथा उसका मोबाइल उसने एक पर्पल कलर के बैग में छिपा कर रख लिया। हसीन के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। हसीन की निशानदेही पर रेशमा, आयत व आयशा को ISBT से फैक्ट्री तक लाने वाली बाइक, कुरियर कंपनी का बैग, आयशा की दूध की बोतल तथा मृतकों के घर की चाबी, मोबाइल व रेशमा के जेवर भी बरामद कर लिए। इस तरह से SSP अजय सिंह ने इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम की पीठ थपथपाई। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को DGP उत्तराखंड अभिनव कुमार ने 25,000 रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की। अगले दिन पटेल नगर पुलिस को रेशमा, आयत व आयशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट में उन तीनों की मौत की वजह गला दबाकर सांस रोकनी बताई गई।
कथा लिखे जाने तक इस तिहरे हत्याकांड का आरोपी हसीन देहरादून जेल में बंद था। इस मामले की जांच एसआई मनमोहन सिंह नेगी द्वारा की जा रही थी। वह आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करके उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में लगे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और आपसे पहले अनुरोध करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।